पीछे हमने क्या पढ़ा, हमने ग्लाइकोलाइसिस की ओवरव्यू पढ़ी, फिर हमने बताया कि भाई ग्लूकोज कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल में, फिर हम रिएक्शंस पर आए। अभी तक हमने सिर्फ एक ही रिएक्शन के बारे में पढ़ा, और वो रिएक्शन ये था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाना, और उसके 2 एंजाइम हमने पढ़े, हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। फिर हमने उसका डिफरेंस पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम आते रिएक्शन 2 पर, कि अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाना, और ये होती है आइसोमराइजेशन, और एंजाइम ये है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं सी स्टेप पर। सी स्टेप ये है कि भाई अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, ग्लूकोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है, जो कि अनदर काइनेज एंजाइम यूज होगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया ग्लाइकोलाइसिस में जहाँ जहाँ काइनेज एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है वो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, और वही आपके मेन रिएक्शंस है ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है, और वो इरिवर्सिबल ही है। अब आते हैं फॉस्फोराइलेशन पर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पर। तो आपको बता रहे हैं कि वो किस एंजाइम से हो रहा है, फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज 1 की वजह से हो रहा है, एंजाइम ये है। और आपको बता दिया द रेट लिमिटिंग स्टेप द कमिटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो मेन चीज़ें क्या पढ़ते हैं हम बायोकेम में, एक रिएक्शन का रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है, ठीक है। तो आपको मिल गया, दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज होना, एंड दैट इज अ रेट लिमिटिंग एंजाइम, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो है ना जो अवेलेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटीपी है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि शुरू के 5 रिएक्शन एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, और उसमें जहाँ जहाँ काइनेज इस्तेमाल हो रहे हैं वहाँ पर हम एटीपी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी रेगुलेशन है। तो रेगुलेशन में ये है कि भाई हम इसके पिक्चर की तरफ आते हैं। मैंने पिक्चर भाई ये रिएक्शन है, ठीक है, किस चीज़ का रिएक्शन है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि इसके जो स्टिमुलेटर्स है वो OMP है, फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट है, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये पोस्ट पोटेंट एक्टिवेटर है, ठीक है, इस एंजाइम की बात हो रही है। फिर मैंने क्या लिखा हुआ है कि इट्स अ रेट लिमिटिंग स्टेप और कमिटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ये आपने पीछे पढ़ लिया। बाकी ये जो ATP और सिट्रेट है ये इसको इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरह हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जो याद करने की बात है ना, पीछे जो 2 रेगुलेशन के पॉइंट्स पैराग्राफ्स दिए गए हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। मैंने इसको 2 बातों में कवर कर लिया है, और वो ये है कि भाई जो आपके पास फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट है ना, ये कैसे बन रहा है, अभी इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ये ग्लाइकोलाइसिस को एक्टिव करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट कर रहा है। ये ग्लाइकोलाइसिस को इस तरह एक्टिव कर रहा है कि ये फोस्फोफ्रक्टोज काइनेज 1 को एक्टिवेट कर रहा है। ये आपने पहले भी पढ़ लिया, जो कि इट्स अ पोटेंट स्टिमुलेटर। दूसरा ये है कि ये इनहिबिट कर रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। किस तरह, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज को ये इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, इस एंजाइम को ये इनहिबिट कर रहा है, जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का एंजाइम है, ठीक है, सही हो गया। और ये एज अ सिग्नल भी काम कर रहा है। किस तरह काम कर रहा है मैं आपको बताती हूँ। जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो ये एज अ सिग्नल, ठीक है। अब हम आते हैं ये फ्रक्टोज 2 बिस फॉस्फेट बन कैसे रहा है। क्या होता है कि ये इंसुलिन का रिसेप्टर है, ग्लूकागोन का रिसेप्टर है। जब इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो, इंसुलिन का लेवल कब ज़्यादा होगा, जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा आपके ब्लड में। तो ग्लूकोज लेवल आपके ब्लड में ज़्यादा हुआ, इंसुलिन उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन पर अटैच हुआ। इंसुलिन की वजह से क्या हुआ कि आप जो हाई इंसुलिन रेशो बना, उसकी वजह से आपका जो CMP था ना वो डिक्रीज़ हो गया, एंड रिड्यूस लेवल ऑफ एक्टिव प्रोटीन काइनेज A हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझो, क्यों आपका प्रोटीन काइनेज A कम हो गया, क्यों आपका CMP कम हो गया। वो इस तरह कम हुआ कि भाई ग्लूकागोन कम हो गया। जब ग्लूकागोन अटैच होता है ना, तो ग्लूकागोन क्या करता है, एडिनाइल साइक्लेज से CMP को एक्टिवेट करवाता है, और CMP क्या करता है, इस काइनेज A को एक्टिवेट करवा देता है। और ये काइनेज A क्या करता है, ये ATP को लेता है, और ये प्रोटीन काइनेज A क्या करता है, ये इस प्रोटीन को ये फॉस्फोराइलेट करवा देता है। ये बात समझ आ गई आपको। तो अगर आप खुद देखो, अगर ग्लूकागोन ना हो, ग्लूकागोन कम पड़ जाए, तो ये वाली एक्टिविटी होगी जो इन्होंने ऐसे डल की हुई है, ये एक्टिविटी नहीं होगी, यानी ये एंजाइम फॉस्फोराइलेट नहीं होगा। अगर ये एंजाइम फॉस्फोराइलेट नहीं होगा तो ये डीफॉस्फोराइलेट हो जाएगा, डीफॉस्फोराइलेट से ये एक्टिव हो जाएगा। और इसके एक्टिव होने से क्या होता है कि ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है ना ग्लाइकोलाइसिस में, ये चेंज हो जाता है फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट में, एंड फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट इज स्टिमुलेटर फॉर द फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब बात यह है कि इस एंजाइम के बारे में बात करते हैं। एक है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, एक एंजाइम है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2। और ये फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 जो है ना, ये बायफंक्शनल एंजाइम है। ये सब कुछ पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। ये बायफंक्शनल एंजाइम है, इसमें 2 एक्टिविटीज़ हो रही है, एक काइनेज वाली एक्टिविटी हो रही है और एक फॉस्फेटेज की एक्टिविटी हो रही है। तो लिवर में ना सबसे ज़्यादा, लिवर में कौन सी चीज़ एक्टिव होती है, वो ये वाला
इसका जो ये वाला डोमेन है ना, ये एक्टिव होता है इस एंजाइम का, दैट इज़ काइनेज वाला डोमेन। और ये तब फिर काम करता है जब अगर ये फॉस्फोराइलेट है तो ये काम नहीं करता, लेकिन जब अगर ये डीफॉस्फोराइलेट हो जाए तो फिर तब ये काम करता है। ये डीफॉस्फोराइलेट तब होगा जब इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा। इंसुलिन के लेवल ज़्यादा होने से इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, और इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी तो यानी ये फॉस्फोराइलेट नहीं हो पाएगा, और अगर फॉस्फोराइलेट नहीं हो पा रहा तो डीफॉस्फोराइलेट होगा। ठीक है, इस पिक्चर में सब ये बताया गया है, तो मैंने इसको यहाँ पे इजी अपने लिए आसान कर दिया है। ठीक है, बाकी हम आते हैं जो 2 मेन पॉइंट्स है वो ये है, ड्यूरिंग द वेल फेट स्टेट, ड्यूरिंग द स्टारवेशन। क्या होता है कि वेल फेट स्टेट, भाई हमने अच्छा खासा खाना खा लिया है, हमने कार्बोहाइड्रेट रिच वाला खाना खाया है तो इंसुलिन लेवल ज़्यादा हो गया। अगर इंसुलिन लेवल ज़्यादा हो गया तो भाई फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा लिवर में तो फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट क्या करेगा, ये एज अ सिग्नल काम करेगा कि इंडिकेटिंग द ग्लूकोज इज अबंडेंट। अगर हम फॉर एग्जांपल इस तरह का हम टेस्ट भी करवा सकते हैं, अगर हमने टेस्ट करवाया और फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ज़्यादा निकला तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ग्लूकोज ज़्यादा है और इंसुलिन की सिक्रीशन भी ज़्यादा हो रही है। अगर ड्यूरिंग स्टारवेशन क्या होगा, आपका ग्लूकागोन का लेवल ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इंसुलिन कम होगा, और आपको पता है फास्टिंग है यानी आपको कार्बोहाइड्रेट का जो मील है वो आपको नहीं मिल रहा, तो इससे क्या होगा, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट कम होगा, जिसकी वजह से ही हमें जो सिग्नल है मिल रहा होगा कि भाई जो ओवरऑल रिएक्शन हो रहा है ना ग्लाइकोलाइसिस का वो कम हो रहा है, क्योंकि फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट कम है। ठीक है, ये हो गई आपका इस एंजाइम की बात। एक हमने हेक्सोकाइनेस एंड ग्लूकोकाइनेस को बहुत डीपली डिस्कस किया। ठीक है, एक हमने इस एंजाइम को बहुत डीपली डिस्कस किया। अगेन इट्स अ काइनेस। अब हम आते तीसरे जो डी वाला स्टेप है, दैट इज़ क्लीवेज होगी। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से हम क्लीवेज करेंगे। अगर हम यहाँ पर आए ना तो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड। हम इसको 2 में तोड़ देते हैं, 3 कार्बन 3 कार्बन। इसमें क्या होता है, थ्रू एल्डोलेस एंजाइम, कौन सा एल्डोलेस के 2 कंपाउंड्स हमने बना दिए, एक एल्डिहाइड है और एक एसीटोन है। लेकिन मसला ये है कि अगर हमें आगे ग्लाइकोलाइसिस करवानी है ना तो हमें चाहिए ग्लाइसरल डिहाइडी 3-फॉस्फेट ही चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को चेंज करवा देते हैं ग्लाइसरल डिहाइडी में। किस एंजाइम के थ्रू, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। ठीक है, एल्डोलेज ने इन 2 को बनाया, लेकिन फिर इसको चेंज किया हमने इसमें थ्रू ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। ठीक है, अच्छा इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये लिखा हुआ है कि एक एल्डोलेज का बी फॉर्म लिखा हुआ है विच इज़ आइसोफॉर्म इन द लिवर और आपको किडनी में पाया जाता है। ठीक है, जो कि क्लीव करता है 1 फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट को। ठीक है, ये लिखा हुआ है इस पॉइंट में। बाकी यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि ये एंजाइम है जो कि क्लीव करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हम आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइसरल डिहाइडी, इंपॉर्टेंट है लेकिन मेन इतना नहीं है। बाकी वही जो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है उसी रिएक्शन को यहाँ पे डाल दिया है। अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन की तरफ। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या बोल रहा है, अब हमने करवानी है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया है, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इट्स अ फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन द ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ना सबस्ट्रेट लेवल वाला, इससे आगे जो काम होगा वो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट लेवल की फॉस्फोराइलेशन होगी इसके अगले स्टेप में। लेकिन इसमें हमें क्या मिलेगा, हम जो है NAD+ को, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास NAD+ को हम रिड्यूस कर देंगे, ये रहा NAD+ को रिड्यूस कर देंगे NADH, यानी उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर देंगे और इस ग्लाइसरल डिहाइडी की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और हमें मिल जाएगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। ठीक है, बात हो गई ये। अब हम आते हैं इस वाले स्टेप पर, 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट, ये चेंज हुआ आपके 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में। अब ये जो कहानी हो रही है ना वो ये हो रही है, मैंने ये लिखा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है, यानी हम खुद जो हमने जो फ्रक्टो 1 कार्बन वाला फॉस्फेट यहाँ पे अटैच हुआ है ना कार्बन 1 पर, ये इट्स अ हाई एनर्जी, यहाँ इस फॉस्फेट ने बहुत एनर्जी कंज्यूम की हुई है। तो जब हम इसको तोड़ देते, रिलीज़ कर देते, तो हमारे पास ATP जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब ये जो कहानी है ना तो वो ये बोल रही है कि अगर इस 1,3-बिसफॉस्फेट पर हम म्यूटेस एंजाइम को एक्टिवेट रिएक्शन करवाए तो हमारे पास 2,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट काम आएगा। और ये वाला रिएक्शन जो है ना RBC में हो रहा होता है, और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि 2,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचता है, यानी बहुत ऑक्सीजन की एफिनिटी को इंक्रीज़ करता है। बाकी अगर हम इसी पर फॉस्फेटेज डाल दें तो ये अगेन इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरेट पर, ये चेंज हो जाता है 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में। अब ये बहुत आगे वाला बहुत इजी है, इनोलेज आप डाल दो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट को, वो आपका फॉस्फेटपाइनोएट बन जाएगा। ठीक है, मैंने अगेन आपको कहा जहाँ पे काइनेज है वो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अर्जेनेट पर, अर्जेनिक इनहिबिट।
एक अर्जेनिक की पॉइजनिंग होती है। मैंने यहाँ पे 3 एंजाइम लिखे हैं कि अर्जेनिक जो है ना वो 3 एंजाइम को इनहिबिट करता है। एक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को, एटीपी सिंथेस को और ग्लाइसिडल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को। अब ये अर्जेनिक किस तरह करता है, ये पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज वाला आप आगे पढ़ोगे, लेकिन ये मैं आप एटीपी सिंथेस और ग्लाइसिडल डिहाइडी 3 फॉस्फेट का बता देती हूँ कि इसको किस तरह इनहिबिट करता है। आप ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट देख रहे हो ना, इट्स आप कोई एंजाइम ले लो, यानी इस एंजाइम के लिए एक हम पढ़ते थे ना, एक एक्टिवेटर है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो अर्जेनिक क्या करता है, इसके साथ compete करता है अर्जेनिक, और पीआई के बजाय खुद जाके इसके साथ एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ एक्टिवेट होने से क्या होता है, जब ये अर्जेनिक इसके साथ एक्टिवेट हो जाता है तो रिएक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम एटीपी जनरेट कर रहे होते हैं ना, ये वाला काम बंद हो जाता है हमारा, तो हम एटीपी जनरेट नहीं कर पाते, ठीक है। तो जब भी अर्जेनिक का पॉइजनिंग होगी, आप अपनी बॉडी में अगर कोई ऐसी सब्सटेंस या एज अ चीज़ ले रहे हो जिसमें अर्जेनिक है, तो आपके पास ग्लाइकोलाइसिस तो होगी लेकिन एटीपी जनरेट नहीं होगा। और हमारे ग्लाइकोलाइसिस का असल मकसद क्या है, एटीपी जनरेट करवाना, ठीक है। तो आपका एटीपी जनरेट नहीं होगा, यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई है। और जाके पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को लिपोलिक एसिड चाहिए होता है एज अ कोएंजाइम। तो अर्जेनिक एसिड क्या करता है, इस लिपोलिक एसिड के बजाय खुद अटैच हो जाता है इस पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज में, जबकि यहाँ पर ये पीआई के बजाय अटैच हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एटीपी सिंथेज में भी ये अगेन पीआई की जगह अटैच हो जाता है खुद, ठीक है, जिसकी वजह से हाइड्रोलाइजेशन रैपिडली हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं 2,3-बिस्फोस्फोग्लाइसरेट पर, हम आ गए कि वो बन रहा है, ठीक है। और ये रेड ब्लड सेल में ग्लाइकोलाइसिस मॉडिफाइड शंट हो रहा होता है, ठीक है, यानी आपका ब्लड आरबीसी में जो ग्लाइकोलाइसिस मॉडिफाई हो जाती है, ऐसे मॉडिफाई हो जाती है कि वहाँ पर 2,3-बिस्फोस्फोग्लाइसरेट बन रहा होता है। अब हम अगर इस स्टेप पर आए तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन फॉस्फोफाइनोइल पायरुवेट जो है वो चेंज हो रहा है पायरुवेट में। इसका जो स्टिमुलेटर है अगेन फ्रक्टोज 1,6-बिस्फोस्फेट है, ठीक है। और इसको जो इनहिबिट कर रहा है वो प्रोटीन काइनेज ए है, ठीक है। और यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है, 2 जगह पर सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन हो रही है, एक यहाँ पर और एक हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो कार्बन 1 पर फॉस्फेट लग जाता है, इसने बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। तो जब हम इसको तोड़ते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में, तब ये एटीपी जनरेट कर देता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम आते हैं आगे स्टेप पर। आगे स्टेप क्या बोल रहा है कि सिंथेसिस ऑफ 3-फॉस्फोग्लाइसरेट प्रोड्यूसिंग एटीपी। अगेन वही 3-फॉस्फोराइलेट आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, आप हाई यील्डिंग एनर्जी फॉस्फोराइलेशन कर रहे हो। इस स्टेप में यही लिखा गया है कि आपका जो ये वाला काइनेज है ना, ये वो वाला 1,3-बिस्फोस्फेट वाला, जब हम 1,3-बिस्फोग्लाइसरेट से 3-फॉस्फोग्लाइसरेट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो काइनेज है वो अनलाइक अदर काइनेजेस है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम खुद ही अपने ही सबस्ट्रेट से, हम एक सबस्ट्रेट से एनर्जी पैदा कर रहे हैं। व्हाट इज़ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इसका मतलब ये होता है कि एक सबस्ट्रेट से हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट है, लेकिन समझ आएगा, बहुत ईजी है। शिफ्ट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम कार्बन 3 टू कार्बन 2, अगेन म्यूटेज ले लो आप। उसके बाद आता है डिहाइड्रेशन ऑफ 2-फॉस्फोग्लाइसरेट, इजी। अब मेन ये है फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट प्रोड्यूसिंग एटीपी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ऊपर वाला बहुत आसान लिखा हुआ है कि भाई इट इज़ अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगेन आपके पास दूसरा रिवर्सिबल रिएक्शन आ गया, आसानी वही रिएक्शन लिखी जो मैंने पीछे बता दी। अब 2 जो चीज़ें हैं ना इस एंजाइम को रेगुलेट करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, वो है कि फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन। एक होता हमने फीडबैक हम पढ़ते हैं, ये फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन है। फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन में मसला ये है कि ये किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना या किसी चीज़ को डिक्रीज़ करना नहीं है, ये हम एक सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन करते हैं। दूसरी बात, ये किसी सिस्टम पर एक्ट नहीं करता, ये स्टिमुलेट होता है थ्रू सिग्नलिंग के थ्रू सिग्नल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि लिवर में जो पायरुवेट काइनेज है ना, वो एक्टिवेट होता है थ्रू 1,6-बिस्फोस्फेट के थ्रू, सही है। और ये जो सारा काम ये जो हो रहा है ना कि पायरुवेट काइनेज एक्टिवेट हो रहा है थ्रू फ्रक्टोज 1,6-बिस्फोस्फेट के थ्रू, इस रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन, ठीक है। यानी हाँ, एक काइनेज क्या कर रहे हैं, हम एक काइनेज को एक्टिवेट कर रहे हैं, ये काइनेज एक्टिवेट हो रहा है किसके थ्रू, इस काइनेज के थ्रू, क्योंकि फ्रक्टोकाइनेज का काम क्या था, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट में चेंज करवाने का। तो यानी आप इस तरह समझो कि एक ये काइनेज है, ठीक है, कहाँ गया, एक ये काइनेज है, ये काइनेज नहीं होगा तो हमारे पास ये नहीं बनेगा। तो अगर हमारे पास ये नहीं बनेगा तो हमारा पायरुवेट
काइनेज जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, तो इस काइनेज की वजह से आपका दूसरा काइनेज एंजाइम एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। और बीच में सिग्नलिंग कौन कर रहा है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए इजी कर दिया है कि जो आपका ये आगे पढ़ते हैं, जो ये फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेज है ना, ये और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये आपके प्रोटीन पायरुवेट काइनेज को एक्टिवेट कर रहे हैं, जबकि ग्लूकागोन जब इंक्रीज़ हो जाता है तो एडिनाइल साइक्लेज को इंक्रीज़ करवाता है, और एडिनाइल साइक्लेज से क्या होता है? आपका CMP आता है, और CMP काइनेज एक को एक्टिवेट करवाता है, और काइनेज क्या करता है? इन दो एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन करवाता है, और इन दो की फॉस्फोराइलेशन करवाने से ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज़ हो जाती है और ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। और इन दो को इन फॉस्फोराइलेशन करवा के इन दोनों की एक्टिविटी कम कर देता है, ठीक है। अब हम ये आगे पढ़ते हैं। होता ये है कि आप ये तस्वीर देख लो जो उसने दी हुई है लिपिनकोट ने, कि ग्लूकागोन अटैच हुआ, सेम काइनेज ए एक्टिवेट हुआ, काइनेज ए ने क्या किया? इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया। इसको फॉस्फोराइलेट करने से ये इनएक्टिव हो जाएगा, तो आगे आपकी एक्टिविटी नहीं होगी। अगर आपके पास तो आगे एक्टिविटी का क्या मुराद? यानी पायरुवेट नहीं बनेगा। अगर पायरुवेट नहीं बनेगा तो ये वाला प्रोडक्ट आपका चला जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस में या ग्लाइकोजिन के सिंथेसिस में, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल जो है, और ये एक डेफिशिएंसी लिखी गई है पायरुवेट की, कि अगर नॉर्मल मैच्योर एरिथ्रोसाइट लैक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, देयरफॉर completely dependent on glycolysis for the production of ATP. तो अगर high energy component is required to meet the metabolic need of the red blood cell, also fuel the necessary pump for the maintenance of biconcave, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तब भी आपको अल्टरनेट फोल्डिंग हो जाएगी, अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हेमोलाइटिक एनीमिया होगा, सही है।